हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पहले क्वेश्चन में है अंकोर वाट कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट कहाँ स्थित है, ये कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट क्या है, अंकोर वाट क्या है, एक मंदिर है। कहाँ पर स्थित है, ये कंबोडिया में स्थित है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है कान्व वंश का संस्थापक कौन था। तो कान्व वंश के संस्थापक कौन थे, तो ये वासुदेव थे। कान्व वंश के संस्थापक वासुदेव थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वासुदेव। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है सातवाहन वंश का संस्थापक पूछा गया होगा, देख लेते हैं। सातवाहन वंश का संस्थापक, हाँ सातवाहन वंश का संस्थापक पूछा गया। तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन थे, तो सिमुक थे। इसका सही आंसर हो जाएगा सिमुक। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है, सिमुक। अब चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो गुलाम वंश संस्थापक कौन थे, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक थे। इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अब चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा करवाया था, किसने पूरा करवाया था। तो आप लोगों को पता होगा कि कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा करवाया था, तो ये इल्तुतमिश ने करवाया था। अब चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर है इल्तुतमिश। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में है इल्तुतमिश, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा करवाया था, तो ये इल्तुतमिश ने करवाए थे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है कि वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। ये कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहाँ पर है, ये पंजाब में है। अमृतसर कहाँ है, पंजाब में। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। नमक सत्याग्रह कब किया गया था, तो ये 1930 ईस्वी में किया गया था। नमक सत्याग्रह ये कब किया गया था, 1930 ईस्वी में। चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं कहाँ पर है 1930 ईस्वी। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है 1930 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। तो संविधान निर्माण में कितना समय लगा था, तो आप लोगों को पता होगा कि ये 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था। हमारे संविधान को बनकर तैयार होने में पूरे 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। ये हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। तो 1895 ईस्वी में संविधान सभा की मांग सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद 1922 ईस्वी में 1922 ईस्वी में उसके बाद महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग किए थे। उसके बाद फिर 1924 ईस्वी में, फिर 1922 के बाद फिर 1924 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा का मांग किए थे। मोतीलाल नेहरू कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी हैं। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। चलिए हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन में कहाँ पर है सच्चिदानंद सिन्हा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में है
सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें अस्थायी अध्यक्ष बोला गया था तो ये हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसमें बोला गया है अस्थायी अध्यक्ष। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं। पहले तो आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे संविधान के अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। हमारे संविधान में अनुच्छेद कितने थे? 395 और अनुसूचियाँ 8। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? यानी कि हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो आप लोगों को पता होगा कि 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगा था। ये हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। इसका ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अगले क्वेश्चन में है भारत के जनप्रिय संप्रभुता हैं क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। आप लोगों को पता होगा कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें सबसे पहला जो वर्ड लिखा हुआ है वह है हम भारत के लोग। तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा हम भारत के लोग। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अगले क्वेश्चन में है भारतीय संविधान कैसा है? तो आप लोगों को पता होगा कि भारतीय संविधान अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला है। ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है भारत के संविधान में भारत को माना गया है। तो भारत को क्या माना गया है? तो राज्यों का यूनियन माना गया है, मतलब संघ माना गया है, राज्यों का यूनियन। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। तो आप लोगों को याद रखना है कि मौलिक कर्तव्य किसका होता है? बड़ा भाई का कर्तव्य होता है। और हमारा बड़ा भाई कौन है? मतलब भारत का बड़ा भाई कौन है? आप लोगों को पता होगा भारत का बड़ा भाई रूस है, क्योंकि वो हम लोगों को हमेशा साथ दिए हैं। तो भारत का बड़ा भाई कौन हो जाएंगे? रूस। तो कर्तव्य किसका होगा? रूस का। इस तरह से याद रखना है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला गया है भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व के किसके संविधान से प्रेरित है? तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? ये आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड से लिया गया है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अगले क्वेश्चन में संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो संसदीय प्रणाली ये ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है। कहाँ से लिया गया है संसदीय प्रणाली? ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, मतलब ब्रिटेन के
संविधान से लिया गया है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। तो समवर्ती सूची को कहाँ से लिया गया है? तो समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची को कहाँ से लिया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में बोला जा रहा है भारत है एक, भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो आप लोगों को पता होगा कि सबसे बड़ा लिखित संविधान हम लोग के भारत देश का है। मतलब हम लोग का जो संविधान है वो विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान है। तो ये हो जाएगा भारत। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष अस्थाई बोला जा रहा है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोगों को पता होगा कि भारतीय संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन वही अगर यदि अस्थाई अध्यक्ष की बात करेंगे तो वो हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। इसमें क्या बोला गया है? अस्थाई अध्यक्ष, तो ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अस्थाई अध्यक्ष रहता तो वो हो जाता है सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया? तो संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। कब किया गया था? 1895 ईस्वी में। उसके बाद 1922 ईस्वी में गांधी जी ने संविधान सभा की मांग किए थे। उसके बाद फिर 1924 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने मांग किए थे। अब चलिए हम लोग, मोतीलाल नेहरू कौन है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो आपको बताए थे कि 1924 ईस्वी में किसने मांग किए थे? तो ये मोतीलाल नेहरू ने किए थे। मोतीलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू कौन है? तो ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी हैं। और 1922 ईस्वी में कौन मांग किए थे? तो 1922 में महात्मा गांधी ने मांग किए थे संविधान सभा का। और 1895 ईस्वी में कौन मांग किए थे? तो ये किए थे बाल गंगाधर तिलक। इसमें बोला जा रहा है 1924 ईस्वी में, तो 1924 में कौन मांग किए थे? मोतीलाल नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? तो ये महात्मा गांधी ने किए थे। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने किए थे। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है
धातु का परावैद्युतांक होता है। तो धातु का परावैद्युतांक कितना होता है? तो आप लोगों को पता होगा ये इनफाइनाइट होता है, मतलब अनंत होता है। धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है प्रकाश का वेग महत्तम होता है। तो प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम कहाँ होता है? तो ये निर्वात में होता है, मतलब इन वैक्यूम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। चाल बोलिए या फिर वेग बोलिए, एक ही चीज़ हुआ। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव्य होता है। तो देखिए आप लोगों को याद रखना, एक होता है एन टाइप, एक होता है पी टाइप। एन टाइप में हम लोग पंचसंयोजी इलेक्ट्रॉन को मिलाते हैं और पी टाइप में हम लोग त्रिसंयोजी इलेक्ट्रॉन को मिलाते हैं। एन टाइप मतलब नेगेटिव टाइप, पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप। इसमें बोला जा रहा है एन टाइप, तो ये हो जाएगा पंचसंयोजक इलेक्ट्रॉन, यानी पंचसंयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में वही क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पे पी टाइप बोला गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा? त्रिसंयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। चलिए अब हम लोग ऑप्शन में खोजते हैं कहाँ पर है त्रिसंयोजी इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है त्रिसंयोजक, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिसंयोजी इलेक्ट्रॉन। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अब देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि किसी भी कोई आवेशित गोलीय चालक है तो उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान 0 होता है, ये हो जाएगा 0। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है सौर ऊर्जा का स्रोत होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो ये होता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन का मतलब जुटना, और एक होता है विखंडन, नाभिकीय विखंडन, तो वो होता है परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन मतलब टूटना। परमाणु बम क्या होता है? बिखरता है टूट के, तो वो हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है सौर ऊर्जा का स्रोत होता है, ये हो जाएगा नाभिकीय संलयन। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। तो अब चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। अब चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है करो या मरो का मंत्र या फिर नारा किसने दिया था? तो आप लोगों को पता होगा ये महात्मा गांधी ने दिए थे। चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर है महात्मा गांधी। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में, देखिए ऑप्शन नंबर डी में है महात्मा गांधी, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। करो या मरो का मंत्र या फिर नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो ये आप लोगों को पता होगा कि ये अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहाँ पर है? ये पंजाब में है। अमृतसर कहाँ है? तो अमृतसर पंजाब में है। अब चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है एक लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता है
तो लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता कितनी होती है? तो लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता 1 से अधिक होती है। तो देखिए यहाँ पर ये 1 के बराबर बोला गया है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। इसमें है 0, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए 1 से कम की बात किया जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता कितनी होती है? 1 से अधिक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 1 से अधिक होती है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है प्रतिघात का मात्रक है। तो प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? तो ये होता है महो। प्रतिघात का मात्रक महो होता है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट कहाँ स्थित है? ये कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? तो आप लोगों को पता होगा कि कण्व वंश के संस्थापक वसुदेव थे, वासुदेव। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, एक मिनट, देखिए अगले प्रश्न में है भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा करवाया था? तो कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा करवाया था? तो ये इल्तुतमिश ने करवाए थे। चलिए अब हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर है इल्तुतमिश। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में है इल्तुतमिश। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। कुतुब मीनार का काम किसने पूरा करवाया था? तो ये इल्तुतमिश ने करवाए थे। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो मूल गेट कौन कौन सा होता है? तो मूल गेट 3 होता है। कौन कौन सा? एंड गेट, और गेट तथा नॉट गेट। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मूल गेट कौन कौन सा होता है? एंड और नॉट, एंड और नॉट। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो आप लोगों को पता होगा कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ये दूरी का होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष लगा हुआ है तो ये लगता है कि समय का है, लेकिन ये समय का नहीं, ये दूरी का है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र चमकीला ग्रह है? तो आप लोगों को पता होगा कि ये शुक्र ग्रह होता है। शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे अधिक चमकीला ग्रह होता है और इसी को हम लोग पृथ्वी की बहन कहते हैं। सौंदर्य का देवता भी इसी को बोला जाता है। और पृथ्वी की बहन और भौर का तारा, सांझ का तारा, सब इसी को बोला जाता है। सबसे चमकीला ग्रह इसी को बोलते हैं। और बुध क्या है? बुध जो है ये सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है और इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। उसके बाद शनि, शनि क्या है? इसके पास सबसे अधिक उपग्रह पाया जाता है। प्लूटो, प्लूटो क्या है? तो प्लूटो एक बौना ग्रह है। प्लूटो क्या है? बौना ग्रह है। और शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो आप लोगों को पता होगा कि लाल ग्रह हम लोग किसको कहते हैं? मंगल को कहते हैं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल। अब देखिए मंगल ग्रह जो है इसको हम लोग लाल ग्रह कहते हैं और मंगल ग्रह के पास 2 उपग्रह पाया जाता है। मंगल ग्रह के पास कितना उपग्रह है? 2 उपग्रह। कौन कौन सा? फोबोस और डिमोस, फोबोस और डिमोस। उसके बाद देखिए बुध, बुध ग्रह क्या है? ये सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है और इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह के पास भी कोई भी उपग्रह नहीं है और मंगल के पास 2 उपग्रह है। कौन कौन सा? फोबोस और डिमोस। अब देखिए बृहस्पति,
बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमीड है। अब चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह आप लोगों को पता ही होगा, ये चंद्रमा है। अब देखिए बृहस्पति ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड होता है। और बुध ये क्या है? ये हमारे सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह हैं और इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। मंगल क्या है? ये लाल ग्रह है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या है। तो तारामंडल की कुल संख्या 89 है। तारामंडल की कुल संख्या कितनी है? ये हो जाएगा 89। अब चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस तरह से व्यवस्थित किया गया है? तो आप लोगों को पता होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है सबसे हल्का तत्व है। तो सबसे हल्का तत्व क्या होता है? तो ये होता है हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। लेकिन गैस बात करेंगे तो सबसे हल्की गैस ये हीलियम होती है। लेकिन इसमें क्या बोला गया? तत्व हो जाएगा हाइड्रोजन। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। देखिए ऑप्शन नंबर बी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? ये संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थे? तो आप लोगों को पता होगा कि अनुच्छेद कितने थे? 395 और अनुसूची 8। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ पर है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है संपूर्ण संविधान संशोधन के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो हमारे संविधान के निर्माण होने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। तो ये हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। तो हमारे संविधान को पूर्ण रूप से बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा था। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है भारतीय संविधान के किस भाग को चलिए आगे पढ़ते हैं क्या है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसके आत्मा के आख्या प्रदान की गई है? तो आप लोगों को पता होगा कि संविधान की आत्मा हम लोग किसको कहते हैं? प्रस्तावना को। तो ये हो जाएगा प्रस्तावना, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे जो संविधान के प्रस्तावना है उसमें सबसे पहला जो शब्द है वह है हम भारत के लोग। प्रस्तावना में सबसे पहला शब्द लिखा हुआ है हम भारत के लोग। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, हम भारत के लोग। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं।
तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है भारत है एक, तो भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो हम लोगों का जो संविधान है यानी भारतीय संविधान जो है ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान कैसा है? अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला है। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है भारत के संविधान को माना गया है। भारत के संविधान में भारत को माना गया है। तो भारत को क्या माना गया है? राज्यों का यूनियन माना गया है। यूनियन ऑफ स्टेट। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है भारत की संघीय व्यवस्था किस देश से लिया गया है? तो संघीय व्यवस्था हम लोग कहाँ से लिए हैं? तो संघीय व्यवस्था को हम लोग कनाडा से लिए हैं। कनाडा से संघीय व्यवस्था को हम लोग कहाँ से लिए हैं? कनाडा से लिए हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन में कहाँ पर है कनाडा। तो देखिए संघीय व्यवस्था को हम लोग कहाँ से लिए हैं? कनाडा से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा। अब देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। तो समवर्ती सूची हम लोग कहाँ से लिए हैं? ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। समवर्ती सूची को हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये रूस से लिया गया है। अब देखिए इसका ट्रिक याद रखिएगा कि मौलिक कर्तव्य किसका होता है? बड़ा भाई का होता है। और हम लोग के भारत के बड़े भाई कौन है? रूस है, क्योंकि वो हम लोगों का हमेशा साथ दिए हैं रूस ने। तो हम लोगों का बड़ा भाई कौन हो जाएगा? रूस। तो रूस का कर्तव्य है भारत की रक्षा करना। तो ये हो जाएगा कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? तो नीति निर्देशक तत्व हम लोग कहाँ से लिए हैं? नीति निर्देशक सिद्धांत ये हम लोग आयरलैंड से लिए हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत हम लोग कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। तो आयरलैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो संसदीय प्रणाली ये ब्रिटिश संविधान से ग्रहण किया गया है, मतलब इंग्लैंड से लिया गया है। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अगले क्वेश्चन में है फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने किए थे? तो ये महात्मा गांधी ने किए थे। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने किए थे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है 1922 ईस्वी में किसके द्वारा, आगे देखते हैं क्या है, 1922 ईस्वी में किसके द्वारा व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा? तो 1922 ईस्वी में संविधान सभा का मांग किसने किया था? ये किए थे महात्मा गांधी ने। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। उसके बाद 1924 ईस्वी में कौन किए थे? मोतीलाल नेहरू ने। तो इसमें बोला गया है कि 1922 ईस्वी में, तो 1922 ईस्वी में कौन किए थे? ये महात्मा गांधी ने मांग किए थे। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए?
तो 1924 ईस्वी में कौन मांग किए थे? तो आप लोगों को पता होगा 1924 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा का मांग किए थे। मोतीलाल नेहरू कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी हैं। और 1922 ईस्वी में कौन मांग किए थे संविधान सभा का? तो महात्मा गांधी ने मांग किए थे। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है आवेश का बीमा होता है। तो आवेश का बीमा क्या होता है? AT होता है। आवेश का बीमा AT होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला एक AT होता है। आवेश हम लोग किसको कहते हैं? विद्युत धारा और समय के गुणनफल को हम लोग विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर में मापते होती है। एम्पियर A हो गया और समय T हो गया। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है सौर ऊर्जा का स्रोत होता है। तो सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो ये नाभिकीय संलयन होगा। नाभिकीय संलयन। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय विखंडन किस में होता है? ये परमाणु बम में होता है। तो सौर ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा? ये नाभिकीय संलयन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगले प्रश्न में विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है? तो ये चांदी होता ही है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये गोपाल कृष्ण गोखले। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? ये अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहाँ पर है? पंजाब में है। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में बोला जा रहा है नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? तो ये नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में हुआ था। नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में हुआ था। चलिए अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं कहाँ पर है 1930 ईस्वी। तो देखिए ऑप्शन नंबर A में बोला गया है 1930 ईस्वी। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है भारत में गुलाम वंश का संस्थापक। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा करवाया? तो कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा करवाया था? ये इल्तुतमिश ने करवाए थे। अब चलिए हम लोग देखते हैं कहाँ पर है ऑप्शन इल्तुतमिश। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में है इल्तुतमिश। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो आप लोगों को पता होगा कि ट्रांसफार्मर क्या करता है? ये AC करंट को, AC वोल्टता को बढ़ाता या घटाता है। ये DC को नहीं, सिर्फ और सिर्फ AC वोल्टता को ही ये बढ़ाता या घटाता है। तो अब देखिए इसमें बोला जा रहा है ऑप्शन नंबर A में AC को DC में बदलता है। नहीं, ये नहीं है, ये गलत हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर B में बोला गया है यह DC को AC में बदलता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। C में बोला गया DC वोल्टता को बढ़ाता या घटाता है। तो आपको बताएं ट्रांसफार्मर क्या कहता है? सिर्फ और सिर्फ ये AC करंट पर ही काम करता है। AC वोल्टता को ये बढ़ाता या घटाता है। तो ये ऑप्शन नंबर D इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, देखिए अगले प्रश्न में निकटदर्शी दोष, इसके लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? आप लोगों को पता होगा अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। दूरदर्शी दोष में आप लोगों को पता होगा इसमें क्या किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं।
देखिए अगले प्रश्न में बोला गया है निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। तो आप लोगों को पता होगा कोई भी आवेशित गोलीय चालक तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, तो ये हो जाएगा 0। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है धातु का पराविद्युतांक होता है। तो धातु का पराविद्युतांक कितना होता है? तो धातु का पराविद्युतांक इनफाइनाइट होता है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है प्रकाश का वेग महत्तम होता है। तो प्रकाश का वेग महत्तम मतलब अधिकतम किस में होता है? तो ये निर्वात में होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होता है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। तो ये पता ही होगा आप लोगों को, डायऑप्टर होता है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है थोरियम के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर ये क्या है? यह है परमाणु संख्या और यह है परमाणु भार। तो न्यूट्रॉनों की संख्या को निकालने के लिए हम लोग परमाणु भार में हम लोग परमाणु संख्या को घटा देते हैं। तो जैसे ही हम लोग परमाणु भार में परमाणु संख्या को घटाते हैं तो हम लोगों को न्यूट्रॉनों की संख्या प्राप्त हो जाती है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 230 परमाणु भार इसका क्या है? 230 है। अब परमाणु संख्या 90 है, घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 140। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 140। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है बूस्टर का नियम है। तो बूस्टर का नियम क्या होता है? बूस्टर का नियम होता है म्यू इक्वल टू 10 IP। म्यू इक्वल टू 10 IP। तो ऑप्शन नंबर सी और डी इसका सही हो जाएगा, दोनों सेम ऑप्शन है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है परावैंगनी किरणों से रक्षा करती है। तो हम लोगों को परावैंगनी विकिरणों से कौन रक्षा करती है? ये ओजोन गैस करती है। ओजोन गैस हम लोगों को परावैंगनी विकिरणों से रक्षा करती है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है नीला ग्रह किसको कहा जाता है? तो आप लोगों को पता होगा नीला ग्रह हम लोग पृथ्वी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पानी पाया जाता है। तो पानी के कारण से हम लोगों को पृथ्वी नीला प्रदर्शित करती है, मतलब नीला दिखाई देती है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं नीला ग्रह कहते हैं। और शुक्र ग्रह क्या है? शुक्र ग्रह को हम लोग बोलते हैं भौर का तारा या फिर सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन, इसी को बोलते हैं। शनि क्या है? ये है इसके पास सबसे अधिक उपग्रह है। मंगल क्या है? लाल ग्रह को हम लोग कहते हैं मंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? लाल ग्रह भी कहते हैं। और इसके पास 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है क्षुद्र ग्रह स्थित है। क्षुद्र ग्रह किसके बीच स्थित है? तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। पहले नंबर पे आता है यहाँ पर जैसे सूर्य है तो इसके पहले आता है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, उसका यहाँ पर ये क्षुद्र ग्रह पाया जाता है, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो क्षुद्र ग्रह किसके बीच पाया जाता है? मंगल और बृहस्पति के बीच। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कहाँ पर है ऑप्शन मंगल और बृहस्पति। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है मंगल एवं बृहस्पति के बीच। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल एवं बृहस्पति। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है
विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग जनित्र कहते हैं। ये क्या करता है? ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है ऊर्जा का एसआई मात्रक है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं किस ऑप्शन में है जूल। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में है जूल। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है निम्नांकित में किसका अर्थ जल होता है? तो किसका अर्थ जल होता है? तो ये हाइड्रो का अर्थ जल होता है। हाइड्रो का अर्थ जल होता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात का मतलब हो गया वैक्यूम, इन वैक्यूम। तो यहाँ पर ये देखिए पावर में है 8। ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है अगले प्रश्न में है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत क्या है? तो बहिष्मंडल होगा। वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत हम लोग किसको कहते हैं? बहिष्मंडल को। अब चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है तारे का रंग सूचक है। तो आप लोगों को पता होगा कि तारे का रंग सूचक क्या होता है? ताप। ताप के बदलने के साथ साथ तारे के रंग में भी परिवर्तन होता है। तो तारे का रंग सूचक क्या हो जाएगा? ताप। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। तो ये आप लोगों को पता है ये चंद्रमा है। उसके बाद देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है अगले प्रश्न में है अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या है। तो तारामंडल की कुल संख्या कितनी है? तो होती है 89। अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या 89 होती है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है अगले प्रश्न में है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो आप लोगों को पता होगा कि ये समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल है। तो पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल कौन सा है? तो क्षोभ मंडल है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है अगले प्रश्न में है धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? ये हो जाएगा पारा। धातु का बात करेंगे तो पारा हो जाएगा और धातु का बात करेंगे तो ब्रोमीन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारा। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन देखिए वही क्वेश्चन आ गया वो धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है इसका क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग किस ऑप्शन में देख लेते हैं किस ऑप्शन में है ब्रोमीन। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में है ब्रोमीन। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रोमीन। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है? तो आप लोगों को पता होगा कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चांदी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है लोहा होता है। तो आप लोगों को पता होगा लोहा क्या होता है? एक लोह चुंबकीय पदार्थ होता है। आप लोगों को याद रखना है लोहा, कोबाल्ट और निकेल। लोहा, कोबाल्ट और निकेल ये तीनों लोह चुंबकीय पदार्थ होता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है
अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव्य होता है। तो आप लोगों को याद रखना, एक होता है एन टाइप, एक होता है पी टाइप। एन टाइप में हम लोग पंचसंयोजी इलेक्ट्रॉन को मिलाते हैं और पी टाइप में हम लोग त्रिसंयोजी इलेक्ट्रॉन मिलाते हैं। एन टाइप मतलब नेगेटिव टाइप, पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप। इसमें बोला गया एन टाइप, इसलिए ये हो जाएगा पंचसंयोजी, यानी पंचसंयोजक इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है। तो आप लोगों को पता होगा कि विद्युत हीटर में हम लोग नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं और टंगस्टन का प्रयोग हम लोग विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए करते हैं। लेकिन इसमें क्या दिया गया है, विद्युत हीटर, तो ये हो जाएगा नाइक्रोम। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है बूस्टर का नियम है। अगले क्वेश्चन में है बूस्टर का नियम है। तो आप लोगों को पता होगा कि बूस्टर का नियम क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू 10 IP। देखिए ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों सही हो जाएगा, दोनों में एक ही ऑप्शन है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। तो किसी भी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान 0 होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा 0। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता है। तो आप लोगों को पता होगा कि लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता 1 से अधिक होती है। तो यहाँ पर ये 1 के बराबर है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे 0 है, नहीं होगा। यहाँ पे 1 से छोटा है, ये भी नहीं होगा। 1 से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पर ये 1 से बड़ा है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है प्रतिघात का मात्रक है। तो आप लोगों को पता होगा कि प्रतिघात का ऐसा मात्रक महो होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक है। तो आप लोगों को पता होगा कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है थोरियम के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर ये क्या है, ये है परमाणु संख्या और ये है परमाणु भार। तो न्यूट्रॉनों की संख्या को निकालने के लिए हम लोग परमाणु भार में हम लोग परमाणु संख्या को जैसे ही घटाते हैं तो हम लोगों को न्यूट्रॉनों की संख्या प्राप्त होती है। तो चलिए हम लोग 230 में घटा देते हैं 90, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 140, 140 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 140। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है निकेल है। तो निकेल क्या है, तो आप लोगों को बताएं निकेल क्या है, ये लोह चुंबकीय पदार्थ है। लोहा, कोबाल्ट और निकेल तीनों का तीनों क्या होता है, लोह चुंबकीय पदार्थ होता है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो आप लोगों को पता होगा कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या इनफाइनाइट होती है, मतलब अनंत होती है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अगले क्वेश्चन में है स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। तो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है, संरक्षी होता है। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र संरक्षी होता है। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है। तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध 50,000 ओम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है शुक्राणु बनता है। तो आप लोगों को पता होगा ये वृषण में बनता है। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अगले क्वेश्चन में है अम्लीय विलयन का pH मान होता है। देखिए आप लोगों को याद रखना है बीच में होता है 7, ये होता है उदासीन, ये न्यूट्रल होता है
और जैसे हम लोग इधर आते जाएंगे तो ये घटेगा और इधर बढ़ेगा। तो जैसे जैसे 7 से घटते जाती है तो इसमें अम्लीयता का गुण बढ़ते जाता है, और जैसे ही 7 से बढ़ेगा तो ये क्षारीय पदार्थ हो जाएगा। तो देखिए बोला जा रहा है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, तो क्या हो जाएगा, 7 से कम होगा तब ये अम्लीय होगा, 7 से अधिक हो जाएगा क्षारीय होगा। 7 क्या होता है, उदासीन होता है जो कि जल होता है। इसमें बोला जा रहा है अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कूटपाद किस में पाया जाता है, तो आप लोगों को पता होगा ये अमीबा में पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अगले क्वेश्चन में है आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहा जाता है। तो आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ, ये क्या है, स्तंभ है, उदग्र स्तंभ, इसको हम लोग वर्ग कहते हैं। और ये क्या है, क्षैतिज कतार, इसको हम लोग आवर्त कहते हैं। लेकिन इसमें क्या बोला गया, उदग्र स्तंभ, तो ये लग क्या है, ये वर्ग है, तो इसको हम लोग बोलेंगे वर्ग। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को हम लोग वर्ग कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, एक मिनट इसको इरेज कर लेते हैं। एक मिनट। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है प्रकाश के अपवर्तन के, ये तो पता ही होगा आप लोगों को, 2 होता है, 2 नियम होता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, तो आप लोगों को पता होगा ये क्या होता है, एजी होता है, यानी चांदी होता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चांदी हो जाएगा विद्युत का सबसे सर्वोत्तम चालक। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अगले क्वेश्चन में है दाढ़ी बनाने के में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये पता ही होगा आप लोगों को, अवतल का प्रयोग करते हैं। अगला है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वोल्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग जनित्र कहते हैं। जनित्र ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि परावैंगनी किरणों से रक्षा करती है, तो परावैंगनी विकिरणों से हमें कौन रक्षा करती है, ये ओजोन गैस हम लोगों को परावैंगनी विकिरणों से बचाती है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है नीला ग्रह है, तो नीला ग्रह हम लोग किसको कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं। शुक्र को हम लोग क्या बोलते हैं, भौर का तारा, या फिर सांझ का तारा, या फिर सौंदर्य का देवता, या फिर पृथ्वी की बहन, ये सब हो जाएगा शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह ये भी शुक्र हो जाएगा। और शनि के पास सबसे अधिक उपग्रह पाया जाता है। मंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। मंगल के पास 2 उपग्रह है, कौन कौन सा, तो ये है फोबोस और डीमोस। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्षुद्र ग्रह स्थित है, तो क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच स्थित है, तो आप लोगों को पता होगा कि क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। इधर होता है, पहले होता है बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, और इधर होता है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो किसके किसके बीच स्थित होता है, मंगल और बृहस्पति के बीच ये क्षुद्र ग्रह स्थित होता है। तो चलिए देख लेते हैं कहाँ पर है ऑप्शन, मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में है यहाँ पर मंगल और बृहस्पति, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, तो आप लोगों को पता होगा सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। लेकिन यही अगर यदि धातु की बात होती तो क्या हो जाता है, एल्युमिनियम हो जाता है। धातु की बात होगी तो एल्युमिनियम हो जाएगा, इसमें तत्व का बात बोला गया है तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है
तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो आप लोगों को पता होगा कि तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। संलयन का मतलब होता है जुटना। तो सूर्य जुटे हुए रहते हैं तो ये हो जाएगा नाभिकीय संलयन। इसे नाभिकीय विखंडन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा परमाणु बम। परमाणु बम क्या होता है? वो टूटकर बिखरता है, तो वो हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। लेकिन इसमें तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत पूछा गया है तो ये हो जाएगा नाभिकीय संलयन। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। तो आप लोगों को पता होगा कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को हम लोग बहिष्मंडल कहते हैं। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को हम लोग बहिष्मंडल कहते हैं। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है तारे का रंग सूचक होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि जैसे जैसे ताप इसका बदलते जाता है इसके रंग में भी परिवर्तन आती है। मतलब तारे का रंग सूचक क्या हो जाएगा? ताप। ताप के बदलने के साथ साथ उसके रंग में भी परिवर्तन होता है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो आप लोगों को पता होगा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। और बृहस्पति क्या है? ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और बुध सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है और इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं होता है। और मंगल की बात करते हैं तो इसको हम लोग लाल ग्रह कहते हैं। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो आप लोगों को पता होगा कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। लेकिन यही अगर धातु की बात होता तो वो हो जाता एल्युमिनियम। अगर यदि धातु की बात करेंगे तो वो हो जाएगा एल्युमिनियम। लेकिन इसमें बोला गया है पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व की बात करेंगे तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन। लेकिन जैसे ही हम लोग धातु की बात करेंगे तब वो हो जाएगा एल्युमिनियम। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। तो आप लोगों को पता होगा शुक्र बोल रहे हैं शनि। शनि ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह है। शनि ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र चमकीला ग्रह है। तो आप लोगों को पता होगा शुक्र ग्रह को हम लोग सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा शुक्र। बुध ग्रह क्या है? तो ये सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है और इसका कोई भी उपग्रह नहीं होता है। शनि ग्रह इसके पास सबसे अधिक उपग्रह है। प्लूटो क्या है? ये बौना ग्रह में रखें इसको हम लोग। इसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया, इसको हम लोग बौना ग्रह कहते हैं। तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है। तो मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है, क्योंकि हम लोग मंगल ग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं? लाल ग्रह। लाल ग्रह हम लोग मंगल होता है, मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है सूर्य का समीपतम ग्रह है। तो सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? तो आप लोगों को पता होगा ये बुध ग्रह है। प्लूटो क्या है? बौना ग्रह है। मंगल क्या है? ये लाल ग्रह है। इसके पास 2 उपग्रह पाया जाता है। कौन कौन सा? फोबोस और डिमोस। बुध ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं पाया जाता है। वरुण ग्रह क्या है? ये है सूर्य का सबसे दूर का ग्रह। और सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा बुध। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है। तो आप लोगों को पता होगा कि वरुण ग्रह सबसे अधिक दूरी पर है। पहले कौन सा होता है? यहाँ पर जैसे सूर्य है तो पहले नंबर पे आता है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी। हमारी पृथ्वी तीसरे नंबर पे आती है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो सबसे लास्ट में कौन सा ग्रह आ रहा है? तो ये वरुण हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अगले क्वेश्चन में है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो आप लोगों को पता होगा कि ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत
समताप मंडल में पाया जाता है। जो हम ये ओजोन परत क्या करती है, तो ये हम लोगों को पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि आर्गन गैस का उपयोग हम लोग विद्युत बल्ब बनाने में करते हैं। और हीलियम क्या है, ये सबसे हल्की गैस है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि हीलियम के अलावा जितना भी अक्रिय गैस आता है वो पी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर हो जाएगा पी ब्लॉक। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार ये क्या है, ये है क्षैतिज कतार। इसको हम लोग आवर्त कहते हैं। और ये है उदग्र स्तंभ, इसको हम लोग वर्ग कहते हैं। इसमें बोला गया क्षैतिज कतार, तो क्षैतिज कतार को हम लोग बोलते हैं आवर्त। इसका आवर्त सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहा जाता है। तो ये क्या है, ऊर्ध्वाधर कतार है। इसको हम लोग बोलते हैं वर्ग, इसको हम लोग वर्ग कहते हैं। चलिए हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ पर वर्ग दिया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है वर्ग, तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अगले क्वेश्चन में चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है। तो ये सोडियम होता है। सोडियम को हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है। तो आप लोगों को पता होगा एक आयोडीन है, ये अपवाद में आता है क्योंकि इसमें धातुई चमक पाई जाती है। यह है क्या, अधातु है लेकिन फिर भी इसमें धातुई चमक पाई जाती है। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ पर है आयोडीन। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में है आयोडीन, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में है, अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है। तो आप लोगों को पता होगा ये क्या है, ये वर्ग है। और सबसे अंतिम में जो होता है ये 18वें वर्ग जो होता है, इसको हम लोग अक्रिय गैस कहते हैं या फिर निष्क्रिय गैस को कहते हैं। और ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, शून्य समूह का वर्ग कहते हैं। ये क्या है, शून्य समूह का वर्ग है, तो ये हो जाएगा 18। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सोडियम धातु को रखा जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि सोडियम धातु को हम लोग केरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अगले क्वेश्चन में है धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो आप लोगों को पता होगा कि धातु की बात करेंगे तो द्रव अवस्था में पारा होता है, और अगर अधातु की बात करेंगे तो वो हो जाएगा ब्रोमीन। लेकिन इसमें बोला क्या गया, धातु बोला गया, तो ये हो जाएगा पारा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब देखिए इसमें अधातु की बात की गई है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर है ब्रोमीन। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है ब्रोमीन, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला गया है, अगले प्रश्न में बोला गया है आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को हम लोग हेलोजन कहते हैं, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा हेलोजन। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। तो आप लोगों को पता होगा ये यूरेनियम होता है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला गया है प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य जो होता है वो क्या होता है, निष्क्रिय गैस होता है।
ये हो जाएगा निष्क्रिय या फिर अक्रिय गैस, जिसको हम लोग शून्य समूह का भी कहते हैं। ये हो जाएगा निष्क्रिय गैस। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला गया है प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है। तो प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य क्या होता है? एक क्षार धातु होता है। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य एक क्षार धातु होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला गया है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। देखिए तत्व की बात किया गया तो ये क्या हो जाएगा? अच्छा धातु तत्व है, धातु बोला गया, तब ये हो जाएगा एल्युमिनियम। लेकिन सिर्फ तत्व की बात होती तब क्या हो जाता है? ऑक्सीजन हो जाता है। यहाँ पर क्या है? धातु दिया गया है, धातु तत्व, तब ये हो जाएगा एल्युमिनियम। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। तो आप लोगों को पता होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला गया है सबसे हल्का तत्व है। तो सबसे हल्का तत्व क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। लेकिन सबसे हल्की गैस होती तब वो हो जाता है हीलियम। लेकिन इसमें क्या बोला गया? सबसे हल्का तत्व, तो तत्व ये हो जाएगा हाइड्रोजन। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? तो ये क्या है? ये वर्ग है और ये है आवर्त। तो वर्गों की संख्या 18 होती है और आवर्तों की संख्या 7 होती है। इसमें बोला गया आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या, तो वर्गों की संख्या कितनी होती है? 18। तो ये हो जाएगा 18, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला गया है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी होती है? तो आपको अभी बताया है कि ये क्या आवर्त है, तो आवर्तों की कुल संख्या कितनी होती है? 7 होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है मूल गेट के लिए बोला जा रहा है मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो आप लोगों को पता होगा कि मूल गेट 3 होता है। कौन कौन सा है? एक तो होता है एंड गेट, एंड, और दूसरा और तीसरा क्या होता है? नॉट। ये तीनों होता है मूल गेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंड और नॉट, ये तीनों हो जाएगा मूल गेट। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो आप लोगों को पता होगा कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ये दूरी का है। ये प्रकाश वर्ष लगा हुआ है तो लगता है कि ये समय का, लेकिन समय का नहीं, ये दूरी का हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव्य होता है। तो देखिए एन टाइप की बात करेंगे तो एन टाइप में हो जाएगा पंचसंयोजी इलेक्ट्रॉन, और पी टाइप की बात करेंगे तब ये हो जाएगा त्रिसंयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इसमें बोला क्या गया है? एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करना है, मतलब नेगेटिव टाइप, इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, इसलिए ये हो जाएगा पंचसंयोजी इलेक्ट्रॉन। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, देखिए पी टाइप का आ गया, तो पी टाइप में क्या हो जाएगा? त्रिसंयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं कहाँ पर है त्रिसंयोजी इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में है त्रिसंयोजक, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में देखिए बोला जा रहा है धातु का परावैद्युतांक होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि धातु का परावैद्युतांक कितना होता है? तो धातु का परावैद्युतांक इनफाइनाइट होता है, अनंत। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो देखिए अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका होता है? आप लोगों को पता होगा, तो ये होता है हीरा का।
हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। तो देखिए आवेशित गोलीय चालक के अंदर की बात किया जा रहा है, तो अंदर क्या होता है, शून्य होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शून्य इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता होती है। तो लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता आप लोगों को पता होगा कि एक से अधिक होता है, एक से अधिक होता है। तो देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ पर है, यहाँ पर ये एक के बराबर है, ये नहीं होगा। जीरो है यहाँ, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर एक से छोटा है, ये भी नहीं होगा। एक से बड़ा होना चाहिए, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है प्रतिघात का मात्रक है। प्रतिघात का मात्रक बोला जा रहा है, तो आप लोगों को पता होगा प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, तो महो होता है। प्रतिघात का मात्रक महो होता है, इसका महो आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र आप लोगों को पता होगा कि ये क्या होता है, संरक्षी होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है, ये पता होगा आप लोगों को, ये 50,000 ओम होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 50,000 ओम। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आप लोगों को पता होगा दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है विभवांतर का एसआई मात्रक है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, आप लोगों को पता होगा, ये वोल्ट होता है। इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है निम्नलिखित में किसका अर्थ जल होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि हाइड्रो का अर्थ जल होता है। हाइड्रो का अर्थ जल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो आप लोगों को पता होगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो ये होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए कहाँ पर है ये आंसर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पर ये पावर में है 8। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है परावैंगनी किरणों से रक्षा करती है। तो आप लोगों को पता होगा कि परावैंगनी किरणों से हम लोगों को कौन रक्षा करती है, तो ये ओजोन गैस। ओजोन गैस हम लोगों को परावैंगनी विकिरणों से रक्षा करती है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है नीला ग्रह किसको कहा जाता है। नीला ग्रह कहा जाता है मतलब किसको कहा जाता है, तो आप लोगों को पता होगा नीला ग्रह हम लोग किसको कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं। शुक्र ग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं, भोर का तारा या फिर सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, सौंदर्य का देवता, इसी को बोलते हैं हम लोग शुक्र ग्रह को। और शनि के पास क्या होता है, छल्ला पाया जाता है। आप लोगों को पता होगा 7 छल्ला पाया जाता है। और शनि ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह भी है। और मंगल किसको बोलते हैं, लाल ग्रह को हम लोग मंगल कहते हैं। मंगल ग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं, लाल ग्रह भी बोलते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो आप लोगों को पता होगा कि सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन। लेकिन यही अगर धातु की बात होगा तो वो क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है
आकाश में सबसे चमकदार तारा है। तो आप लोगों को पता होगा आकाश में सबसे चमकदार तारा जो हम लोग को दिखाई देता है वो कौन सा तारा होता है, वो साइरस होता है। तो साइरस इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है बृहस्पति ग्रह का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है। तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग वाइजर 1 को भेजे थे बृहस्पति ग्रह का अध्ययन करने के लिए। तो चलिए हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं कहाँ पर है ये वाइजर 1। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में है वाइजर 1, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो पृथ्वी पर भी बात होगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। तत्व की बात किया जा रहा है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। तो आप लोगों को पता होगा कि शनि ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह है और बुध तथा शुक्र इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह और शुक्र ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, लेकिन शनि के पास सबसे अधिक उपग्रह है। और हमारी जो पृथ्वी है इसके पास एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है। और मंगल ग्रह के पास 2 उपग्रह है, कौन कौन सा, फोबोस और डिमोस। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है सूर्य का समीपतम ग्रह है। तो सूर्य से सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है। तो आप लोगों को पता होगा सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह बुध है। उसके बाद कौन सा आता है, शुक्र, फिर पृथ्वी, तब मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इस तरह से होता है। तो चलिए हम लोग इसका ऑप्शन को भी देख लेते हैं। प्लूटो क्या है, तो ये बौना उपग्रह है और बौना ग्रह है, ये बौना ग्रह है प्लूटो। बौना ग्रह के श्रेणी में रख दिए हम लोग। और मंगल क्या है, मंगल को हम लोग लाल ग्रह कहते हैं। इसके पास 2 उपग्रह है, कौन कौन सा, फोबोस और डिमोस। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि हीलियम के अलावा जितना भी अक्रिय गैस आता है वो पी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पी ब्लॉक। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हम लोग देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है। तो आप लोगों को पता होगा कि सोडियम को चाकू से भी काटा जा सकता है, तो ये हो जाएगा सोडियम। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है। तो आप लोगों को पता होगा कि आयोडीन, इसमें क्या होता है कि धातुई चमक पाई जाती है। चलिए हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है, आयोडीन। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये एक ऐसा अधातु है जिसमें धातुई चमक भी पाई जाती है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है। तो देखिए ये क्या है, क्षैतिज कतार है। आवर्त सारणी में ये है क्षैतिज कतार और ये है उदग्र स्तंभ। तो क्षैतिज कतार को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्त कहते हैं, और स्तंभ को हम लोग वर्ग कहते हैं, वर्ग। इसमें क्या बोला गया है, आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्त कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आवर्त। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो आप लोगों को पता होगा कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है, पारा। और अधातु की बात करेंगे
तो वो हो जाएगा ब्रोमीन। लेकिन इसमें क्या बोला गया है, धातु, तो ये हो जाएगा पारा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। धातु की बात करेंगे तब क्या हो जाएगा, पारा, लेकिन अधातु की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। अब चलिए हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं कहाँ पर है ब्रोमीन। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर दिया है ब्रोमीन, तो इसका यही आंसर सही हो जाएगा, ब्रोमीन। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में देखिए बोला जा रहा है आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है। तो आप लोगों को पता होगा ये क्या है, वर्ग है। और सबसे अंतिम में यानी 18वें वर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं, निष्क्रिय गैस या फिर अक्रिय गैस, और जिसमें क्या होता है कि शून्य संयोजी इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य होता है, इसलिए ये किसी भी पदार्थ के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो ये हो जाएगा 18। आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है, तो 18वें समूह को हम लोग शून्य समूह भी कहते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। तो आप लोगों को पता होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है, तो बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में हम लोग व्यवस्थित किए हैं, बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है सबसे हल्का तत्व है। तो आप लोगों को पता होगा कि सबसे हल्का तत्व की बात करेंगे तब क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। तत्व की बात करेंगे तो हाइड्रोजन, लेकिन यही अगर गैस की बात होगी तो वो हो जाएगा हीलियम। लेकिन इसमें बोला क्या गया है, तत्व, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व हो जाएगा हाइड्रोजन, लेकिन सबसे हल्की गैस हीलियम। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी के ये क्या है, वर्ग है। तो 17वें वर्ग जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग हैलोजन बोलते हैं। ये हो जाएगा हैलोजन। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। तो आप लोगों को पता होगा कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है। तो विद्युत बल्ब में हम लोग किस गैस का उपयोग करते हैं, तो आर्गन गैस का उपयोग करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्गन। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है। तो आप लोगों को पता होगा कि किसी भी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयोजी इलेक्ट्रॉन। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो आप लोगों को पता होगा कि ओजोन मंडल कहाँ पाई जाती है, ओजोन परत, तो ये संताप मंडल में पाई जाती है। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है प्रतिघात का मात्रक है। तो आप लोगों को पता होगा प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिघात का मात्रक ओम होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रतिघात का मात्रक ओम नहीं, महो होता है। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, महो होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, महो होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति
स्पष्ट देखने के लिए व्यवहार करता है। तो आप लोगों को पता होगा कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव्य होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि एक होता है एन टाइप और एक होता है पी टाइप। एन टाइप का मतलब क्या हो गया, निगेटिव टाइप, और पी टाइप का मतलब पॉजिटिव टाइप। अब देखिए निगेटिव टाइप में हम लोग पंचसंयोजी इलेक्ट्रॉन मिलाते हैं और पॉजिटिव टाइप में हम लोग त्रिसंयोजी इलेक्ट्रॉन मिलाते हैं। क्योंकि इसमें निगेटिव टाइप है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, और पॉजिटिव टाइप है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो इसमें कम इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 3। इस तरह से याद रखना है। तो देखिए एन टाइप है निगेटिव टाइप, तो इसमें क्या मिलाएंगे, पंचसंयोजी इलेक्ट्रॉन मिलाएंगे, तो ये हो जाएगा पंचसंयोजक। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है पी टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव्य होता है। तो पी टाइप है पॉजिटिव टाइप, इसमें क्या हो जाएगा, त्रिसंयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बी में है त्रिसंयोजक, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्रिसंयोजक हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है धातु का परावैद्युतांक होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, तो अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। धातु का परावैद्युतांक इनफाइनाइट होता है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अगले क्वेश्चन में है लोहा होता है। लोहा क्या होता है, लोहा है तो लोह चुंबकीय पदार्थ होगा। आप लोगों को याद रखना है 3 होता है, एक होता है लोहा, कोबाल्ट और निकेल। ये तीनों होता है लोह चुंबकीय पदार्थ। लोहा, कोबाल्ट और निकेल ये क्या होता है, लोह चुंबकीय पदार्थ। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए बोला जा रहा है हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक आप लोगों को पता होगा 2.42 होता है, 2.42। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है आवेश का विमा होता है। आप लोगों को पता होगा आवेश का विमा क्या होता है, तो आवेश का विमा AT होता है। विद्युत धारा और समय के गुणनफल को हम लोग आवेश कहते हैं। विद्युत धारा मतलब A, विद्युत धारा का हम लोग एम्पियर में मापते थे A, और समय का T, तो AT हो जाएगा। चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर A में देखिए AT दिया है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में देखिए बोला जा रहा है मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो आप लोगों को पता होगा कि मूल गेट कौन कौन सा आता है, ये तीनों होता है एंड और नॉट, एंड और नॉट, ये तीनों मूल गेट होता है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अगले क्वेश्चन में है सौर ऊर्जा का स्रोत होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो नाभिकीय संलयन होता है। संलयन का मतलब होता है जुटना। तो सौर ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन की बात करेंगे तो वो किस में होता है, बम में होता है, हाइड्रोजन बम में। क्योंकि विखंडन का मतलब होता है बिखरना, विखंडन का मतलब बिखरना होता है। तो बम क्या होता है, बिखरता है टूट के, तो वो हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। लेकिन सौर ऊर्जा का स्रोत बोला जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है। तो आप लोगों को पता होगा कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है, तो चांदी होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अगले क्वेश्चन में है ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो देखिए आप लोगों को पता होगा कि ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये AC वोल्टता, सिर्फ और सिर्फ AC, DC नहीं, AC वोल्टता को या तो ये बढ़ा देगा या फिर ये घटा देगा। तो ये क्या करता है ट्रांसफार्मर, AC वोल्टता को बढ़ाता है या फिर घटाता है, DC को कुछ नहीं करता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर A पर बोला जा रहा है AC को DC में बदलता है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। DC को AC में बदलता है, ये भी गलत है।
डीसी वोल्टता को बढ़ाता है या घटाता है, आप लोग को बताएं। सिर्फ एसी पर ये काम करता है, डीसी पर ये काम नहीं करता है, तो ये नहीं होगा। इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, एसी वोल्टता को बढ़ाता या घटाता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अगले क्वेश्चन में है निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि कांच बोल रहे हैं, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। तो आप लोगों को पता होगा गोलीय चालक के अंदर बोला जा रहा है, आवेशित गोलीय चालक के अंदर क्या होता है, शून्य होता है। तो आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, शून्य होती है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है बूस्टर का नियम है। तो आप लोगों को पता होगा बूस्टर का नियम क्या होता है। बूस्टर का नियम होता है म्यू इक्वल टू 10 IP, म्यू इक्वल टू 10 IP होता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों सही हो जाएगा। गलत टाइप हो गया है एक ऑप्शन, इसका दोनों सही हो जाएगा आंसर, म्यू इक्वल टू 10 IP। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि आवेशीय गोलीय चालक के अंदर जो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता होती है। तो आप लोगों को पता होगा कि लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता कितनी होती है, तो 1 से अधिक होती है। तो और इसमें देखिए यहाँ पर बराबर बोला जा रहा है, 1 के बराबर, ये नहीं होगा। यहाँ पर 0 बोला जा रहा है, ये नहीं होगा। अब यहाँ पर ये क्या, 1 से छोटा, ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 से बड़ा होना चाहिए। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्रतिघात का मात्रक है। तो प्रतिघात का ऐसा मात्रक क्या होता है, आप लोगों को पता होगा कि प्रतिघात का ऐसा मात्रक महो होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महो। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है निकेल है। निकेल क्या है, आप लोगों को पता होगा कि निकेल एक लोह चुंबकीय पदार्थ होता है। कौन कौन सा होता है, लोहा, कोबाल्ट और निकेल, ये तीनों होता है लोह चुंबकीय पदार्थ। निकेल क्या हो जाएगा, लोह चुंबकीय पदार्थ। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ पर है लोह चुंबकीय पदार्थ। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है लोह चुंबकीय पदार्थ, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। निकेल क्या है, लोह चुंबकीय पदार्थ। लोहा रहता है तो वो भी होता है लोह चुंबकीय पदार्थ। कोबाल्ट रहता है तो वो भी होता है लोह चुंबकीय पदार्थ। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। तो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है, संरक्षी होता है। आप लोगों को पता होगा तो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र संरक्षी होता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है, 50,000 ओम होता है, 50,000 ओम। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है अम्लीय विलयन का pH मान होता है। तो देखिए आप लोगों को पता होगा बीच में कितना होता है, 7 होता है, ये उदासीन होता है। और इधर जैसे ही बढ़ेगा 7 से तो ये क्षारीयता बढ़ते जाती है, मतलब ये क्षार हो जाएगा। और अगर यदि जैसे इसमें ये घटेगा, जैसे ये घटेगा 7 से, तो वो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। मतलब कि अम्लीय विलयन का pH मान क्या हो जाएगा, 7 से कम। तो ये हो जाएगा 7 से कम। और क्षारीय का क्या हो जाएगा, 7 से अधिक। और 7 किसका होता है, उदासीन के साथ होता है, जो कि जल होता है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है
कूटपाद किस में पाया जाता है? तो आप लोगों को पता होगा अमीबा में कूटपाद पाया जाता है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। चलिए हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। तो ऑप्शन देखिए हम लोग चलते हैं। तो ऑप्शन इसमें है, देखिए पत्तियों द्वारा, तो पत्तियों द्वारा नहीं होता है, तना द्वारा ये भी नहीं होता है। तो लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? फूलों के द्वारा होता है। तो ये हो जाएगा फूल, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है शुक्राणु बनता है। शुक्राणु कहाँ बनता है? आप लोगों को पता होगा, ये वृषण में बनता है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अगले क्वेश्चन में है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहा जाता है। तो आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? तो आप लोगों को पता होगा ये क्या है? उदग्र स्तंभ है। आवर्त सारणी का ये उदग्र स्तंभ है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग वर्ग कहते हैं। लेकिन यही अगर यदि क्षैतिज कतार होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्त कहते हैं। इसमें बोला जा रहा है उदग्र स्तंभ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ग कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है पीतल है। तो आप लोगों को पता होगा पीतल क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल क्या है? तो पीतल मिश्र धातु है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, देखिए बहुत हल्का क्वेश्चन है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ये तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? ये तो 2 होता ही है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है? तो ये क्या होता है? चांदी होता है। तो चांदी Ag। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है देखिए विभवांतर का ऐसा मात्रक है। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है विभवांतर का ऐसा मात्रक। तो विभवांतर किसका ऐसा मात्रक है? विभवांतर का, तो ये हो जाएगा वोल्ट। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है सोडियम धातु को रखा जाता है। तो सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है? आप लोगों को पता होगा, इसको हम लोग केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। सोडियम धातु को हम लोग केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? क्षैतिज कतारों को, देखिए ये क्या है? क्षैतिज कतार है। आवर्त सारणी में ये क्षैतिज कतार है। और ये क्या है? ये है उदग्र स्तंभ। तो देखिए इसमें ये जो ये आवर्त है, इस आवर्तों की संख्या 7 होती है और वर्गों की संख्या 18 होती है। इसमें क्वेश्चन में बोला गया है आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? तो इस क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य में हैं? तो हीलियम के अलावा जितने भी अक्रिय गैस होते हैं वो पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है किस गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है? तो आप लोगों को पता होगा कि विद्युत बल्ब में हम लोग आर्गन गैस का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाती है। तो किसी भी तत्व के सबसे अंतिम जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है
अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो देखिए जैसे ही तत्व की बात होगी तो हम लोग हाइड्रोजन आंसर करेंगे, सॉरी ऑक्सीजन आंसर करेंगे, हाइड्रोजन नहीं होगा ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन आंसर करेंगे, तत्व की बात होगी तो ऑक्सीजन करेंगे, और अगर यदि धातु की बात होगी तो हम लोग एल्यूमिनियम आंसर करेंगे। इसमें बोला क्या गया है, तत्व बोला गया है तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा। तत्व में ऑक्सीजन होता है और धातु में एल्युमिनियम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। तो आप लोगों को पता होगा कि किस ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह है, तो शनि ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। तो आप लोगों को पता होगा कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को हम लोग बहिष्मंडल कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है तारे का रंग सूचक होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि ताप बदलने के साथ साथ इसके रंग में भी बदलाव आती है। अगर यदि इसका कम तापमान है तो लाल दिखाई देगा, और अगर यदि उससे अधिक रहेगा तब वो नीला दिखाई देगा, और उससे भी अधिक होगा तो धीरे धीरे ये वाइट होते जाएगा। तो तारे का रंग सूचक क्या होता है, ताप होता है। तो ताप इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो आप लोगों को अभी तुरंत बताए हैं कि ब्रह्मांड में या फिर पृथ्वी की बात करेंगे तो सबसे अधिक क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन। सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन, तत्व की बात होगी तो ऑक्सीजन, और अगर यदि धातु की बात होगी तब एल्युमिनियम हो जाएगा। लेकिन इसमें बोला क्या गया है, तत्व, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग जनित्र कहते हैं। जनित्र, जिसको हम लोग जनरेटर भी कहते हैं। जनित्र वो क्या करता है, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है ऊर्जा का एसआई मात्रक है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, आप लोगों को पता होगा। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ए में कैलोरी है, ये नहीं होगा। बी में ताप है, ये भी नहीं होगा। चलिए अगले ऑप्शन को देख लेते हैं। देखिए अगले ऑप्शन में है जूल, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूल। अब चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला जा रहा है निम्नांकित में से किसका अर्थ जल होता है। निम्नांकित में से किसका अर्थ जल होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि हाइड्रो का अर्थ जल होता है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि परावर्तन के नियम से निर्धारित क्या होता है, तो ये होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। मतलब आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर होता है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो आप लोगों को पता होगा कि बैटरी से सिर्फ और सिर्फ डिस्ट धारा यानी डीसी धारा प्राप्त होती है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहा जाता है। उदग्र स्तंभ, ये क्या है, उदग्र स्तंभ है। आवर्त सारणी में ये है उदग्र स्तंभ, और इसकी संख्या 18 होती है। और ये क्या है, क्षैतिज कतार है जिसकी संख्या 7 होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्त कहते हैं। इसमें बोला जा रहा है आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ। उदग्र स्तंभों की संख्या कितनी होती है, 18 होती है।
और इस स्तंभ को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है पीतल है, तो पीतल क्या है, तो पीतल आप लोगों को पता होगा ये एक मिश्र धातु है, तो पीतल क्या हो जाएगा, मिश्र धातु हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है शुक्राणु बनता है, तो शुक्राणु कहाँ बनता है, आप लोगों को पता होगा ये वृषण में बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वृषण। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप लोगों को पता होगा कि इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मधुमेह, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है निकेल है, निकेल क्या है, तो आप लोगों को पता होगा कि निकेल लोह चुंबकीय पदार्थ है। निकेल क्या है, लोह चुंबकीय पदार्थ है। आप लोगों को याद रखना है कि लोहा, लोहा, कोबाल्ट और निकेल, लोहा, कोबाल्ट और निकेल, ये सब क्या होता है, ये लोह चुंबकीय पदार्थ होता है। तीनों का तीनों लोह चुंबकीय पदार्थ होता है, लोहा, कोबाल्ट और निकेल। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, तो आप लोगों को पता होगा कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, तो अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता होती है, तो आप लोगों को पता होगा कि लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता 1 से अधिक होती है, 1 से क्या होती है, अधिक होती है, तो 1 से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 1 के बराबर है, ये 1 के बराबर है, तो ये आंसर नहीं होगा। इसमें 0 है, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए 1 क्या है, 1 ही बड़ा बताया गया है और 1 से छोटा यहाँ पर दिखाया गया है, तो ये आंसर नहीं होगा। इसमें हम लोग को क्या आंसर होगा, 1 से बड़ा होना चाहिए, तो देखिए 1 से बड़ा वाला यहाँ पर ये ऑप्शन है, तो ये आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है प्रतिघात का मात्रक है, तो प्रतिघात का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो आप लोगों को पता होगा कि प्रतिघात का ऐसा मात्रक महो होता है, प्रतिघात का ऐसा मात्रक महो होता है, महो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया अपवर्त होता है, अपद्रव्य होता है। तो देखिए एन टाइप की जैसे बात होगी, एन टाइप मतलब नेगेटिव टाइप, और एक होता है पी टाइप, पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप। तो देखिए नेगेटिव टाइप है तो इसमें क्या मिलाएंगे, पंचसंयोजी इलेक्ट्रॉन मिलाएंगे, और पॉजिटिव टाइप रहेगा तो उसमें हम लोग त्रिसंयोजी इलेक्ट्रॉन मिलाते हैं। त्रिसंयोजी मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगा तभी तो ये पॉजिटिव होगा, और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगा तभी तो ये नेगेटिव होगा। तो त्रिसंयोजी और पंचसंयोजी में पंचसंयोजी मिलाएंगे क्योंकि उसमें अधिक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो हो जाएगा नेगेटिव, और त्रिसंयोजी मिलाएंगे तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। तो इसमें एन टाइप बोला जा रहा है मतलब नेगेटिव टाइप, इसमें कौन सा मिलाएंगे हम लोग, पंचसंयोजी इलेक्ट्रॉन को मिलाएंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि देखिए पी टाइप आ गया, इसमें बोला जा रहा है कि पी टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव्य होता है। तो देखिए पी टाइप हो गया तो इसमें कौन सा मिलाएंगे, त्रिसंयोजी इलेक्ट्रॉन मिलाएंगे, पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप, और एन टाइप में क्या मिलाए थे, पंचसंयोजी इलेक्ट्रॉन। तो चलिए हम लोग इसका ऑप्शन देख लेते हैं त्रिसंयोजी कहाँ पर है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है त्रिसंयोजी, ये हो जाएगा त्रिसंयोजक। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि धातु का परावैद्युतांक होता है। तो देखिए आप लोगों को पता होगा कि धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है।
तो इनफाइनाइट इसका सही आंसर हो जाएगा।